हाँ, इसी में देखें और पॉइंट्स, ऑस्मोसिस से रिलेटेड ही काफ़ी अच्छे और पॉइंट्स हैं, अपन देखते हैं। तो आपको जो थर्ड नंबर पॉइंट याद रखना है वो है आरबीसी और ब्लड इज आइसोटोनिक विथ 0.91% W/V NaCl। तो आप ये याद करेंगे, अभी क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और जब इसी को मोलरिटी में चेंज करेंगे 0.16 m NaCl, तो ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट। इसके अलावा अपन बात करें, इफ इन सॉल्यूशन 2 or more than 2 solutes are present, then total osmotic pressure is given by पाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा π1 प्लस π2 प्लस डैश। जैसे पार्शियल प्रेशर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट लगता है यहाँ पर, आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान दें। फिर सिमिलरली ऐसा कंसेप्ट लगता है, इफ 2 or more than 2 solutions are mixed, मिक्सिंग की बात करेंगे तो π1 प्लस π2 π1v1 प्लस π2v2 इज इक्वल टू πr/Vr। रिजल्टेंट जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। और ध्यान दें, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, याद करने, मेमोराइज करने। द कंसेप्ट ऑफ osmosis is introduced by एबनॉलेट। कोई खास बात नहीं है, पर आप एक बार ध्यान रख लें। टू डिटरमाइन द osmotic pressure of aqueous solution, Berkeley-Hartley method is the best method। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जो बर्कले हार्टले मेथड है वो एक्वस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, ठीक है। कई मेथड्स होते हैं, उसमें से ये बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं अपन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन जैसे एग्जांपल लें, मीन्स हायर मॉलिक्यूलर वेट, द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हायर मॉलिक्यूलर वेट्स हैं, अननोन कोई सॉल्यूट है, अपने को सॉल्यूट के बारे में नहीं पता, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड होगा वो दी बेस्ट मेथड होगा। मैं रीज़न बताता हूँ आपको, रीज़न आपको बिल्कुल समझ में आएगा। रीज़न क्या है, देखो, डेल्टा टीबी की बात करें तो KBM फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी KB, और ये आपके पास आ गया WA/MA आ गया, WB आ गया, इनटू 1000 आ गया, ये डेल्टा टीबी आ गया। तो MA प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा टीबी आ गया। देखो,
अगर अपन दूसरे मेथड की बात करेंगे तो MA प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF आ जाएगा, और एक और मेथड की बात करेंगे तो MA मॉलिक्यूलर वेट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, जो डेल्टा P का मतलब है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। जबकि पाई इज इक्वल टू CRT में जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो WA अपॉन MA, तो MA प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई आ जाएगा। अब ध्यान देना, देखो क्या होता है, जो डेल्टा TB की वैल्यू है ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वैल्यू मेजरमेंट के हिसाब से एग्जैक्टली क्या होता है, जब अपन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो मॉलिक्यूलर वेट आता है, जो डेल्टा TB की वैल्यू आएगी 0.01 0.5। अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। इसको एक्सपेरिमेंटली नापना आसान नहीं है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से भाई, अगर मॉलिक्यूलर वेट हायर है तो डेल्टा TB की वैल्यू छोटी आएगी, ये वैल्यू छोटी आएगी तो उसको एक्सपेरिमेंटल एरर के चांस बढ़ जाएंगे। अगर इसमें एक्सपेरिमेंटल एरर आ रही है तो मॉलिक्यूलर वेट में भी एरर क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इसमें बाकी सब में डिफरेंसेस नापने, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में सीधे प्रेशर नापना है आपको, तो प्रेशर में क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं नापना है, नई प्रेशर की वैल्यू नापनी है, तो एरर के चांस बहुत नेग्लिजिबल रहेंगे। इसलिए हायर मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है। तो एक अच्छा सा टॉपिक है, आप ध्यान से देख लें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल। अभी जितनी भी बातें लिखी हुई हैं थ्योरेटिकल बातें, क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे काम में आती हैं वो भी अपन देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी अपन बात करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखेंगे अभी आगे। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या है, अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं, और जो इससे पहले अपन ने 3 पढ़े थे उस पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान देना। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपके पास, इन गिवन अरेंजमेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखो आपको एक अरेंजमेंट दे रखा है इस तरीके से, ये SPM लगा रखी है, ये आपको बोला हुआ है 10% W/V NaCl एक्वस, ये दे रखा है 20% W/V NaCl एक्वस। इसको X डायरेक्शन, इसको Y। ऑप्शन दे रखे हैं X2Y NaCl, B दे रखा है X2Y वाटर, C दे रखा है Y2X NaCl, D दे रखा है आपको Y2X वाटर। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि भाई आपको ये बताना है इस अरेंजमेंट में जो फ्लो होगा SPM के थ्रू, कौन सा फ्लो होगा और कौन सी डायरेक्शन में और कौन से पार्टिकल्स का। एक्वस है तो एक वाटर है, सॉल्वेंट वाटर हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया, NaCl। बहुत आसान सा है सॉल्यूशन, आप ध्यान देना। क्या है, मुझे पता है कि लोअर कंसंट्रेशन से SPM में हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होता है वो कौन से पार्टिकल्स का होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, थ्रू SPM, यही ऑस्मोसिस है। तो यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो होगा, तो लोअर तो 10% वाली हो गई, तो X से Y की तरफ कौन से पार्टिकल्स का फ्लो होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, B। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं, ये है सेकंड नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है K4FeCN होल 6, ठीक। इसकी जब रिएक्शन, ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं FeCl3 से, तो बनता है ये FeCN होल 6, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, प्लस KCl। ये कह रहा है कि प्रशियन ब्लू बनता है, प्रशियन ब्लू कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। ये बता दिया इसने, ये एक्वस है, ये एक्वस है, तो इससे ये प्रशियन ब्लू कलर होता है। इन गिवन अरेंजमेंट द
ब्लू कलर will appear inside। देखो एक अरेंजमेंट इसने दे रखा है, ये एसपीएम दे रखी है, ये 0.1 m K4 FeCN होल 6 दे रखा है, एक इसने 0.01 m FeCl3 दे रखा है एक्वस। ये x है, ये y है, ये x बी ऑप्शन है, y सी है, बोथ डी है नन। ये क्वेश्चन का पार्ट। आप ध्यान दें, इसने ये पहले आपको इंफॉर्मेशन दे रखी कि भैया इन दोनों की मिक्सिंग से आपको ब्लू कलर मिलता है, ठीक। वो कह रहा है इस अरेंजमेंट में ब्लू कलर किस साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे ये ट्रिकिश है, और आपको क्या है कंफ्यूज करने के लिए उसने डायरेक्शन आपकी चेंज करने के लिए जानबूझ के ये रिएक्शन दे रही है। तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या बात आती है कि सर ये हायर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन, ये इधर से इधर जाएगा तो जो डायरेक्शन आएगी वो एक्स आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पर ये गलत है। आप ध्यान दो, जो फ्लो होता है एसपीएम के थ्रू वो केवल कौन से पार्टिकल्स का होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। आप समझना मेरी बात, केवल सॉल्वेंट। इधर से इधर केवल क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। अब जो वाटर मॉलिक्यूल इधर जाएगा, जो दोनों सॉल्यूट आपस में मिले ही नहीं तो प्रशियन ब्लू कलर बनेगा ही नहीं। तो आपको पता है इंपॉर्टेंटली इसका आंसर आ जाएगा डी। ये एग्जाम में आया हुआ भी है, इसका आंसर डी आ जाएगा, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अपन आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए अपन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, थर्ड नंबर में ये थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ। अगर आपको कंसंट्रेट सॉल्यूशन दे रखा है या आपको दे रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्वेश्चन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आपको क्या लेना है, इसको क्या मानना है, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। अगर ये लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आपको क्या लेना है, इसको लोअर कंसंट्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी से क्वेश्चन डिसाइड होगा। आप ध्यान दें क्वेश्चन की फॉर्म में ये दे रखा है, इफ अपर हार्ड लेयर ऑफ एग, जो कि आपको पता होना चाहिए CaCO3 की बनती है, इज रिमूव्ड विथ हेल्प ऑफ using acid HCl CH3COOH, then remaining part of egg upper layer SP। तो जो एग का रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसमें जो अपर लेयर होगी वो एसपीएम की तरह वर्क करेगी। व्हाट विल हैपन इफ दिस एग इज प्रेजेंट इन। देखो ये थ्योरेटिकल एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये है वाटर। तो आपने क्या किया, वाटर के अंदर इस एग को रख दिया। अपर लेयर किसका काम कर रही है, एसपीएम का। वाटर क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन। अंदर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन। इनफ्लो शुरू होगा तो क्या होगा, देखो जहां भी एसपीएम है आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है लोअर कंसंट्रेशन कौन सी है और हायर कौन सी है। तो लोअर से हायर की तरफ जाएंगे अपन, तो इनफ्लो शुरू होगा और ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ये स्वेल हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेट NaCl है तो बाहर हायर कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, ये एसपीएम है।
आउटफ्लो शुरू होगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। डाइल्यूट लिखा हुआ है मतलब क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन, इनफ्लो शुरू होगा और ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें क्या है, साइज को लेके आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना होता है कि इनफ्लो शुरू हो रहा है या आउटफ्लो शुरू हो रहा है, ठीक है। इनफ्लो को एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं और आउटफ्लो को एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो लिख भी देता हूं यहां पर, क्योंकि ये क्या हो रहा है आपके पास, इनफ्लो शुरू हो रहा है तो ये हो गया एंडोऑस्मोसिस, ये आपके पास क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस। जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, मैक्सिमम उनकी अपर लेयर किसका काम करती है, एसपीएम का। तो उससे रिलेटेड भी एग्जांपल की बात करेंगे। ये एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये कहता है, आपने एग देखा होगा, एग पे क्या होता है, अपर हार्ड लेयर होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। अगर आपने HCl या CH3CH यूज में लिया तो अपर लेयर हट गई, सॉफ्ट लेयर बच जाती है, थिन लेयर बच जाती है। वो जो थिन लेयर होती है वो किसकी होती है आपके पास, वो आपके पास होती है एसपीएम का काम करती है। अब इसको आपने वाटर में डाला तो इनफ्लो शुरू होगा, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। अगर कंसनट्रेट NaCl यूज में लिया तो आउटफ्लो शुरू होगा, श्रिंक हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब क्या लेना है आपको, लोअर कंसंट्रेशन बाहर, तो इनफ्लो शुरू होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो आप देखें ये इस टाइप से क्या है, जो पर्टिकुलर अपना ऑस्मोसिस है उस पर कुछ अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपन आगे बढ़ेंगे इसके बाद। इसी पे और क्वेश्चंस देखते हैं अपन, आप देखें और क्वेश्चंस। इफ मैंगो is placed in given solution, then what will happen। आप देखें, पहला आपको दे रखा है वाटर, देखो मैंगो की जो अपर लेयर होगी वो किसका काम करेगी, एसपीएम का। ये वाटर है तो ये लोअर कंसंट्रेशन हो गई, ये हायर हो गई, इनफ्लो शुरू होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। दूसरा देखें, आपको लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंटली डाइल्यूट का मतलब भी क्या है, बाहर लोअर लेनी है, अंदर हायर, तो ये क्या होगा, जैसे ये इनफ्लो शुरू हुआ ये भी इनफ्लो शुरू होगा, ये क्या हो जाएगा, स्वेल। अगर ये लिखा हुआ है सैचुरेटेड HCl, तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेट HCl है, तो बाहर अंदर ये हो गया हायर कंसंट्रेशन, तो ये आउटफ्लो शुरू होगा और ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की बात करें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल, ये क्वेश्चन है, happen if RBC is placed in given solution। देखो पहला आपको दे रखा है 2% W/V NaCl, आप ध्यान देना, मुझे इसके लिए मेमोराइज होना चाहिए, ये मेमोराइज होना चाहिए कि जो RBC है ये आइसोटोनिक होती है 0.91% NaCl के साथ। तो इसका मतलब RBC की कंसंट्रेशन कितनी ले लोगे, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये RBC है, ये RBC की जो अपर लेयर होगी वो किसका काम करेगी, SPM का। इसकी कंसंट्रेशन 0.9, बाहर कितनी है, 2 है, तो ये हायर हो गई, ये लोअर हो गई, फ्लो लोअर से हायर चलेगा, तो ये इस वाले ऑप्शन में रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, श्रिंक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। सेकेंड नंबर आपको दे रखा है, ये दे रखा है 0.1% W/V NaCl। अब ध्यान देना, देखो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो RBC अपर लेयर किसका काम करेगी, SPM का, ये
0.9 था, बाहर 0.1 हो गया, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, ये फ्लो थ्रू क्या होगा, इनफ्लो थ्रू होगा, तो ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। इवन अगर ऑप्शन में ब्रस्ट है तो क्योंकि इसकी एसपीएम की पावर ज़्यादा नहीं होती है तो इवन स्वेल नहीं है अगर ऑप्शन, तो ब्रस्ट ऑप्शन सही करना पड़ेगा। थर्ड देखें आप, अगर आपको 0.91% W/V NaCl दे रखा है तो ये ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो गई, ये भी 0.9 हो गई, ये भी 0.9 हो गई, सेम हो गई, तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा, नेट फ्लो ज़ीरो हो जाएगा, नेट फ्लो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब नो चेंज। आपका जो आंसर आएगा कि इसके साइज में क्या होगा, नो चेंज आएगा। ठीक है, तो देखें आप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये तो वेजिटेबल, भाई मैं आपको और बताता हूँ, जैसे जो फ्रूट्स बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, तो आपने देखा होगा टमाटो, आम, मैंगो, ये सब क्या है, पानी में भिगो के रखते हैं। दो फायदे होते हैं, एक तो क्या होता है, इनफ्लो के कारण टाइटनेस हो जाती है, फ्रेशनेस जो है वेजिटेबल की या फ्रूट्स की वो बढ़ जाती है। दूसरा जो फायदा होता है वो ये होता है कि वेट बढ़ जाता है, हल्का सा चाहे लेकिन वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनफ्लो से ही ये फायदा होता है। तो अब क्या है, आरबीसी में आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, 0.91% के साथ ये क्या होता है, आइसोटोनिक। खुद की 0.9 है, खुद की 0.9 है, बाहर वाले पे डिपेंड करेगा कि ये लोअर है या हायर है या इक्वल है। इक्वल होगा तो कोई फ्लो नहीं है, लोअर होगा तो इनफ्लो है, हायर है तो आउटफ्लो है, सॉरी लोअर है तो आउटफ्लो हो जाएगा, हायर है तो इनफ्लो शो हो जाएगा, इनफ्लो में स्वेल हो जाएगा और आउटफ्लो में ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो इसी तरीके से अपन क्या है, जो थ्योरेटिकल वे है, अभी अपन न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहे, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसी में अपन क्या कर रहे हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आप देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, आपको इस तरीके से ये वेपर प्रेशर दे रखा है, ये 1 atm दे रखा है, ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये वाटर है, ये इसको थोड़ा और नीचे ले जाता है, ये दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है वाटर प्लस ग्लूकोज, ये कंसंट्रेशन C1, C2 एंड C3, ये आपको टेम्परेचर दे रहा है। इसने कहा प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ C1, C2, C3। आप ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप क्वेश्चन ध्यान से देख लो भाई। अपन जैसे ही ग्लूकोज मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसमें इतना डिक्रीज, तो ज़्यादा डिक्रीज कब आएगा, जब आप क्या मिलाएंगे, ज़्यादा ग्लूकोज मिलाएंगे, ज़्यादा डिक्रीज तब आएगा, ज़्यादा ग्लूकोज मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो आप क्या बोल देंगे, जो C3 की कंसंट्रेशन है वो C2, C1 ये ऑर्डर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है, बस इतनी सी बात है। फिर आप और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है, इन गिवन अरेंजमेंट द लेवल ऑफ x and y आफ्टर सम टाइम। देखो एक डायग्रामेटिकली एक अरेंजमेंट दे रखा है आपको, इनिशियली क्या था, x इज इक्वल टू वाई, ये आपको x y लेवल दे रखा है, इसमें वाटर है, इसमें वाटर प्लस यूरिया है, ठीक, ये है वैक्यूम। तो वैक्यूम से क्या है, इजीली वेपोराइजेशन शुरू हो जाता है। आप ध्यान देना सॉल्यूशन, देखो अगर वेपोराइजेशन की बात करें तो जिसमें केवल वाटर है उसका वेपोराइजेशन, केवल वाटर वाले का वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, वेपोराइजेशन किसकी तुलना में, जिसमें वाटर प्लस क्या है, यूरिया है। अगर वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा
तो ये ज़्यादा उड़ जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा कम होंगे तो x की तुलना में y लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई अगर अपन ऑप्शन की बात कर लें तो यही कि जो x इक्वल टू वाई होगा, कौन सा लेवल बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो x और y के लेवल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। भाई अगर ऑप्शन की बात करें तो x इक्वल टू वाई, b इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई, c इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई, d नन, ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अभी इस वाले में क्या हो जाएगा, आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा होगा। फिर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान दें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपको ये दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है 1 ATM, ये वाटर दे रखा, ये वाटर प्लस ग्लूकोज दे रखा। ठीक, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। ये आपको दे रखा है x, ये दे रखा है y, ये टेम्परेचर दे रखा है, ये वेपर प्रेशर। क्वेश्चन ये है फॉर 1 मोलर solution the x and y will be respectively, ए ऑप्शन दे रखा है आपको डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, बी ऑप्शन दे रखा है आपको केबी, केएफ, सी ऑप्शन दे रखा है केएफ, केबी, डी ऑप्शन दे रखा है आपको नन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। देखो ये क्या है बात आसान सी, पर जल्दबाजी में स्टूडेंट गलत कर देता है। उसको पता है, अपन ने पढ़ चुके हैं कि सॉलिड और लिक्विड का जहां पर भी वेपर प्रेशर सेम आता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो x की जो वैल्यू आती है वो डेल्टा टी एफ है, y की जो वैल्यू आएगी 1 ATM से जो रिलेटेड है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी। तो x एंड y भाई एग्जैक्टली जो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा टी एफ, y इज इक्वल टू डेल्टा टी बी। तो देखो कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि भाई ये ठीक है डेल्टा टी एफ वाला एक ही ऑप्शन है, ए सही कर देते हैं। फिर कुछ कहते हैं अरे नन ऑप्शन भी है, तो क्या है पहले डेल्टा टी एफ होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो नन ऑप्शन दे देते हैं। बिल्कुल उलझ जाते हैं। पर आप ये देखो क्योंकि इसने 1 मोलल दे रखा है तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला के एफ एम, तो मोलैलिटी 1 है तो ये रिजल्ट के एफ आ गया, के बी एम से ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, के बी। तो x इक्वल टू तो आपके पास क्या आ गया, के बी, और y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू के बी आ जाएगा। तो के एफ एंड के बी मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस कारण से ये क्वेश्चन इस तरीके से उलझाने के कारण स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो ये कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आप इन पे ध्यान दें। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल बातें और कर लेते हैं। देखिए आप थ्योरेटिकल बातें, पहला पॉइंट है इसके अंदर, इन कोल्ड कंट्रीज टू क्लियर द स्नो फ्रॉम रॉड CaCl2 and NaCl are sprayed। तो इनका छिड़काव किया जाता है सड़कों के ऊपर। क्या होता है, these are non volatile solute which decreases the फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, देखो ये अच्छी बात है समझने की
बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है सर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो और बर्फ और आइस डिपॉजिट होनी चाहिए, तो ये सर पिघलने का हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप ध्यान देना, आपको मैं ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। भाई अभी क्या है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये क्या है आपके पास, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पर आपने आइस को रखा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। भाई इसका मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से। तो अपन एक तो इजी वे में ये लिख सकते हैं, फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस की मेल्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप ध्यान दें, भाई मान लो अपन किसी कोल्ड कंट्री की या शिमला की, कश्मीर की बात करें, वहाँ टेम्परेचर पहुँच गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पहुँच गया टी, ये आपके पास पहुँच गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अपन ने कहा कि आइस यहाँ पर रखी हुई थी, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एटमॉस्फेरिक था। ठीक है, आइस यहाँ पर रखी हुई है, तो आइस क्या है, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, तो अभी ये मेल्ट नहीं होगा। लेकिन अब आपने क्या किया, इसके अंदर जब NaCl मिला दिया तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मान लो -20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट की तुलना में अब फ्रीजिंग पॉइंट की तुलना में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। आप समझना मेरी बात। भाई आप ये बताओ, आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपके पास जो आइस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो चुका है, -20। तो उससे ऊपर का जो भी टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इस कारण से ऐसा। आगे देखें आप, इसी में जो सेकंड पॉइंट आता है, ठीक है, इन कोल्ड कंट्रीज in car radiator with coolant ethylene glycol is used as antifreeze reagent since it is non-volatile solute which reduces the freezing point। देखो क्या होता है, कार में कूलेंट वाटर ही है मेनली। अब क्या होगा, हिली एरियाज में जाएंगे तो क्या होगा, 0 से -10 पहुंचा तो -10 पे वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो कूलेंट काम नहीं कर रहा आपका। लेकिन अगर आपने उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया तो वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट -20 पहुंच गया, इसका मतलब वो लिक्विड फेज में ही रहेगा कूलेंट। तो एंटी फ्रीज की फॉर्म में अपन किसको यूज में लेते हैं, ग्लाइकोल को। सेम रीजन है कि वो क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, जो कि किसको कम कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट ये आता है आपके पास, इन प्रेशर कुकर द कुकिंग टाइम is reduced since boiling point of water increases। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाता है। अब इस बात को भी अपन ढंग से समझते हैं। ठीक है, आप देखो पहले कितना था, 1 atm प्रेशर था एटमॉस्फेयर का। अगर आपने क्या लिया, प्रेशर कुकर यूज में लिया, आप ध्यान दो, अगर आपने प्रेशर कुकर यूज में लिया, ठीक है, तो ध्यान देना। अब क्या है, क्योंकि अपन भाई पहले अगर मान लो ओपन कंटेनर था तो बाहर का जो प्रेशर है वो कितना होता है, 1 atm। लेकिन आपने प्रेशर कुकर ले लिया तो यहाँ पर गैसेस क्या हो गई, एक्यूमुलेट होने लग गई। तो लिक्विड और वेपर
जो इक्विलिब्रियम है, ऊपर क्या हो गया, वेपर प्रेशर मान लो आपके पास 1.5 atm आ गया। तो अब आप ध्यान दो, पहले प्योर वाटर 1 atm जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था, पर अब क्या हो गया भाई, अब ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास कितना आ गया पहले की तुलना में, तो ये लगभग 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाता है 120 से 130। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने पे स्टूडेंट का ये भी कहना होता है कि सर इससे तो कुकिंग टाइम बढ़ जाना चाहिए, पर आप ध्यान दो, मान लो जैसे आलू ही वो यहाँ पड़े, जो उसको कांटेक्ट टेम्परेचर मिल रहा था पहले कितना मिल रहा था, सेम टाइम में 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा था, अब उसको कितना मिल रहा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड कांटेक्ट टेम्परेचर मिल रहा है। पहले की तुलना में सेम टाइम पे कांटेक्ट टेम्परेचर ज़्यादा मिलने से जो कुकिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी, बड़े इंपॉर्टेंट बातें, तो आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान भी रखना।